आज से कुछ समय पहले गेमिंग उन लोगों का शौक था जो महंगे कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल्स को अफोर्ड कर सकते थे। हालांकि आज ये काफी बदल चुका है और लोग अपने स्मार्टफोन्स पर भी गेम खेल सकते हैं। इसके पीछे की सबसे मुख्य वजह है स्मार्टफोन्स और इंटरनेट डेटा का सस्ता होना। इतना ही नहीं, भारतीय आजकल मोबाइल पर गेम खेलते हुए औसतन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिता रहे हैं। ये आंकड़ा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वगैरह से भी 45 मिनट ज्यादा है। 25 करोड़ गेमर्स के साथ भारत मोबाइल गेम खेलने वाले दुनिया के टॉप 5 देशों की सूची में शामिल हो चुका है। इस आंकड़े को देखकर ये कहा जा सकता है कि अगर भारत में इसी रफ्तार से गेमर्स की संख्या बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत इस सूची में टॉप पर अपनी जगह बना लेगा। 2020 तक उम्मीद है कि ये संख्या 62.8 करोड़ यूजर तक पहुंच जाएगी। पबजी ने इन आंकड़ों में बढ़ोतरी करने का काम किया है। मार्च में लॉन्च हुए इस मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम ने दुनिया भर के साथ ही भारतीय गेमर्स को भी अपना दीवाना बना कर रखा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, समय समय पर दुनिया भर के देशों में गेम्स बैन होते आए हैं या फिर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण अलग अलग थे। लेकिन जब बात भारत की आती है तो इन गेम्स को काफी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इतनी विविधता है कि किसी के लिए सही चीज किसी के लिए गलत होती है। हाल ही में कुछ अफवाह अभी भी भारत में सोशल मीडिया पर पबजी गेम के बैन होने पर फैली है, जो कि बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे गेम्स के बारे में जो या तो भारत में बैन होने की कगार तक पहुंच गए थे या इन्हें भारतीयों द्वारा काफी आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। पोकेमोन गो, इस गेम के क्रेज के बारे में आप शायद जानते होंगे। क्या आप ये जानते हैं कि पोकेमोन गो के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी क्योंकि ये गेम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। दरअसल इस गेम में मंदिर परिसर में अंडे दिखाए गए थे जो हिंदुओं और जैन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। साथ में इस गेम को लोगों के लिए जोखिम भरा होने का भी दावा किया गया था, क्योंकि इस गेम को खेलने के दौरान दुनिया भर में कई लोगों की जान गई और भारत में इसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हुई थी। इसके साथ ही इस गेम को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बताया गया, क्योंकि इससे अनमैपेबल जगह को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और तो और इस गेम पर लोगों की प्राइवेसी में भी दखल देने का आरोप लगा। लेकिन हाईकोर्ट ने इस गेम को बैन करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो आपको ये गेम नहीं खेलना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप इसे खेलें या ना खेलें। लेकिन धीरे धीरे इस गेम की पॉपुलैरिटी भारत में काफी नीचे गिर गई। भले ही भारत में इतनी आलोचना के बाद इस गेम को बैन नहीं किया गया, लेकिन सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मिस्र जैसे देशों में इसे इस्लाम की धार्मिक भावनाएं आहत करने के चलते जरूर बैन कर दिया गया था। ओवरवॉच एक टीम बेस्ड मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है, जिसे मई 2016 में सभी प्लेटफॉर्म पर बिल्जार्ड एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा पब्लिश किया गया। इस वीडियो गेम में एक सिमित्रा नाम की कैरेक्टर है जिसे देवी नाम की स्किन में बिल्कुल काली मां के ड्रेस और रंग में दिखाया गया है। ऐसे में US बेस्ड यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट राजन जैड ने वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी बिल्जार्ड को अपने ब्लॉग के जरिए शिकायत की थी। उनका कहना था कि मां काली एक शक्तिशाली हिंदू देवी है जिन्हें इस गेम में काफी आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। या तो इसे किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर दें या हटा दें। जॉयस्टिक से इन्हें कंट्रोल करना इनकी बेइज्जती के समान है। राजन ने आगे ये भी लिखा कि वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियों को देवी देवताओं के रूप के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। इन देवियों से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। भारत में ओवरवॉच का काफी विरोध भी हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। स्माइट, हाईरेज स्टूडियोज द्वारा निर्मित मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरिना वीडियो गेम स्माइट को भी बैन करने की मांग इसलिए उठी थी कि इसमें भी गेम के कैरेक्टर्स हिंदू देवी देवताओं जैसे डिजाइन किए गए।
ठीक ओवरवॉच गेम की तरह ही गेम पर भी यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट राजन जेड ने उंगली उठाई थी और मांग की थी कि काली, अग्नि और वामना को इस गेम से हटा दिया जाए, क्योंकि ये हमारी आस्था का सवाल है। इस विरोध में कैथोलिक्स और बौद्ध धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके चलते हाई रेज स्टूडियोज ने तत्काल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से मां काली की फोटो हटा दी, लेकिन राजन ने कहा कि आपको जिम्मेदारी, सम्मान और परिपक्वता दिखाने की जरूरत है और जल्द से जल्द इस गेम से देवी देवताओं के कैरेक्टर को हटाने की मांग की। लेकिन गेम डेवलपर्स ने कहा कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने और सबसे विविध धर्मों में से एक है, जो कई कैरेक्टर्स के लिए प्रेरणा का एक अच्छा आधार प्रदान करता है। आगे चलकर उन्होंने ग्रीक, चीनी, मिस्र और नॉर्स पौराणिक कथाओं से भी इस गेम में कैरेक्टर लेने की रुचि दिखाई। आगे चलकर इसमें भगवान गणेश को भी यूज में लिया गया। इस गेम का भारत में बहुत ज्यादा विरोध किया गया। भारत में इस गेम के खिलाफ कई पिटीशन भी चलाए गए। ड्रैगन एज। ड्रैगन एज इंक्विजिशन एक एक्शन आरपीजी यानी रोल प्लेइंग गेम है, जिसके रिलीज को लेकर भारतीय गेमर काफी उत्साही थे। बहुत से गेमर्स ने इस गेम को प्री ऑर्डर तक कर डाला, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह गेम भारत में रिलीज होने से पहले ही बैन कर दिया गया तो सबके अरमानों पर पानी फिर गया। इस गेम के बैन होने की ये वजह बता रहे हैं कि इस गेम में सेम जेंडर रोमांस सीन थे, जो कि इंडियन लॉ के अनुसार गलत हैं। ईए ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जिसने भी इस गेम को प्री ऑर्डर किया उनका पैसा फुल्ली रिफंड कर दिया जाएगा। और इस गेम को भारत में इसलिए रिलीज नहीं किया जा रहा क्योंकि भारत के लोकल लॉज का उल्लंघन वो नहीं करना चाहते। इस बात को लेकर इंडियन गेमर्स में काफी आक्रोश भी दिखा। उन्होंने तर्क दिया कि अगर GTA जैसा गेम जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो वो रिलीज हो सकता है तो ड्रैगन एज क्यों नहीं। डेविल मे क्राई। डेविल मे क्राई एक्शन एडवेंचर से भरपूर एक शूटर गेम है। इस गेम का मुख्य किरदार दांते है। My name is Dante. जो अपनी माँ का बदला लेने के लिए शैतानों का सफाया करता है। इस गेम के तीसरे एडिशन के एक सीन में एक दरवाजा दिखाया गया है जो दो दुनिया को एक दूसरे से अलग करता है, एक शैतानों की दुनिया और एक असली दुनिया। शैतानी शक्ति चाहने वाले लोग इस दरवाजे को पार करके शैतानी दुनिया में जाते हैं और शैतान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दरवाजा हूबहू काबा शरीफ के दरवाजे जैसा दिखाया गया है, यानी सीधे तौर पर शैतानों का पुजारी मुसलमानों को बताया गया है। इस गेम का भी दुनिया भर के मुसलमानों ने जमकर विरोध किया था। कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी दुनिया भर में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, जिसने कई गेम ऑफ द ईयर के अवार्ड्स जीते हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर गेम ऑफ द ईयर एंड कंप्यूटर फर्स्ट पर्सन एक्शन गेम ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीता। इस गेम में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में दिखाया गया है, लेकिन गेम डेवलपर्स द्वारा इस गेम में कई जगह इस्लाम धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, जो इनकी मानसिकता दर्शाता है। जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 में हम इस गेम के एक हिस्से में देख सकते हैं कि कैसे इस फोटो फ्रेम पर कुरानी आयतें लिखी हैं और ये फोटो ठीक टॉयलेट सीट के ऊपर लगाई गई हैं, यानी कि टॉयलेट रूम में लगाई गई हैं, जो कि किसी भी धर्म में नापाक जगह मानी जाती है। लेकिन गेम डेवलपर्स यही नहीं रुके, उन्होंने आगे स्टेज में कुरान पाक को एक अलमारी में रखा हुआ दिखाया। लेकिन दिक्कत यह है कि प्लेयर्स को आगे बढ़ने के लिए बम का उपयोग करके इस अलमारी को उड़ाना होता है। इस गेम के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के अगले वर्जन ब्लैक ऑप्स में भी सीवर के अंदर कुरान आयतें लिखी पाई जाती हैं। इस्लाम का मजाक उड़ाने पर पूरे भारत के मुसलमानों ने इस गेम के खिलाफ आवाज उठाई। यहाँ तक कि यूएई में तो इस गेम को बैन तक कर दिया गया, जिसके बाद गेम डेवलपर्स ने अपनी गलती को सुधारा। फॉलआउट 3। फॉलआउट 3 भी ड्रैगन एज की तरह ही रोल प्लेइंग गेम है और इसे भी गेम डेवलपर्स द्वारा भारत में रिलीज नहीं किया गया। वजह यह थी कि इस गेम में 2 सिर वाली गाय को दिखाया गया जिसका नाम ब्राह्मण था और गेम डेवलपर्स हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते थे। ये तो थी उनकी स्टेटमेंट, लेकिन हम आपको बता दें कि उस वक्त भारत में रोल प्लेइंग गेम का मार्केट बहुत छोटा था। गेम डेवलपर्स भारत में बिकने वाली कुछ 100 कॉपीज गेम के लिए इसमें बदलाव नहीं करना चाहते थे। वहीं जब इस गेम को जापान ने परमाणु बम और ऑस्ट्रेलिया ने मॉर्फिन के चलते नकार दिया तो उन्होंने
तुरंत इस गेम में बदलाव करके वहां रिलीज किया। वजह क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत की तुलना में रोल प्लेइंग गेम के बड़े मार्केट थे। रेजिडेंट इविल एक सर्वाइवल हॉरर गेम है जिसकी पॉपुलैरिटी के चलते इसके बहुत से पार्ट रिलीज हो चुके हैं। यहाँ तक कि इस गेम से इंस्पायर्ड होकर रेजिडेंट इविल की हॉलीवुड फिल्म सीरीज तक बन चुकी है, जो शायद आपने जरूर देखी होगी। इस गेम में भी कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह ही इस्लाम धर्म का कई बार अपमान किया गया। जैसे इस गेम में कई जगह जमीन पर कुरान शरीफ को गिरा हुआ दिखाया गया। और इतना ही नहीं, आगे चलकर इसी गेम में शैतान की दुनिया में घुसने का एक दरवाजा दिखाया गया जो हूबहू मस्जिद नबवी के दरवाजे से मिलता जुलता है। अगर आप इस दरवाजे से लोस इल्यूमिनादोस वाला सिंबल हटा दें तो बिल्कुल ये दरवाजा मस्जिद नबवी के दरवाजे जैसा है। यानी कि इस गेम में डेवलपर्स ने शैतान की दुनिया में जाने का दरवाजा मस्जिद नबवी के दरवाजे को बताया, जिसकी वजह से इस गेम की भारत के साथ साथ बाकी देशों में बहुत आलोचना हुई। प्रिंस ऑफ पर्शिया एक एडवेंचर एक्शन वीडियो गेम है जिसने गेमर्स के बीच खासी लोकप्रियता बटोरी। इसकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि इस गेम से इंस्पायर होकर हॉलीवुड फिल्म में बन गई और वो भी लोगों को काफी पसंद आई। इस गेम का मुख्य किरदार पर्शिया का प्रिंस दिखाया गया है जो कि मुसलमानों का शहजादा है और वो अपनी शहजादी कैलीना को बचाने के लिए कई तरह के अलग अलग परेशानियों का सामना अपनी तलवार से करता है और आगे बढ़ता है। जो भी उसके सामने आता है उसे अपनी तलवार से खत्म कर देता है। लेकिन ये खून खराबा भारत के साथ साथ दुनिया भर के मुस्लिमों को रास नहीं आया। वजह थी प्रिंस की तलवार। दरअसल प्रिंस की तलवार पर अरबी भाषा में लिखा कन्वे माई टीचिंग्स यानी तालीम को आगे फैलाओ, जिसका मतलब ये निकलता है कि मुस्लिम तलवार के दम पर खून खराबा करके इस्लाम को आगे फैलाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए मुस्लिमों ने इस गेम की खूब आलोचना की और इसे बैन करने की मांग भी की। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या इन गेम्स को कल्पना मात्र मानकर हमें इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए? क्या किसी को इतना अधिकार है कि वो दूसरे धर्म को नीचा दिखा सके? कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।